हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट क्या है काम करती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ कंट्री फंक्शन। ठीक है, हमने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट अपना काम करती है और ये हमारा क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का, वो क्या होता है, सुपीरियर होता है। सुपीरियर मीन्स कि कोई भी लॉ है उन सब में, वो सारे लॉ में सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी भी बात को डिनाई करते हैं कि नहीं ये बात इस लॉ में लिखी है कि ये नहीं हो सकता, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस बात को मानेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुपीरियर है। हमारा कोई भी नया लॉ फॉर्म होगा वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके लिखे के अकॉर्डिंग ही हम अपना एक कोई भी नया लॉ फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमारी गवर्नमेंट को पावर देता है और अथॉरिटी देता है कि वो गवर्नमेंट कैसे काम करे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी और उसके पास क्या क्या पावर है, कि वो क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती। जो ये पावर होती है पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडीज के पास, गवर्नमेंट बॉडीज लाइक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड सो ऑन, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है इनको पावर देती है कि वो कैसे अपने काम को करें या किस तरीके से अपने काम की एक रूपरेखा तैयार करें। ठीक है, कि वो क्या काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कि वो कैसे अपने काम को करे, क्या क्या वो काम कर सकती है, क्या क्या काम वो नहीं कर सकती है, सब किस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट अगर किसी अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, अगर वो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज में कोई भी अपनी पावर का मिसयूज करेगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये काम ये गवर्नमेंट बॉडी कर सकती है या ये एजेंसी कर सकती है और ये काम नहीं कर सकती है। सब किस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम करता है, एक तो क्या है, वो गवर्नमेंट को पावर देती है, अथॉरिटी देती है कि वो किसी भी काम को कैसे करे। पावर भी किस हिसाब की है, कि उसको ये पता है कि ये काम वो कर सकती है, ये काम वो नहीं कर सकती। ये नहीं कि उसको इतने ऐसी फ्रीडम दी है कि हाँ वो सब कुछ कर सकते, सब कुछ नहीं। उसको एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हाँ आप इस मिनिस्ट्री में है तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या करता है कि वो गवर्नमेंट की पावर का मिस यूज को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। इसमें लिखा गया है कि हमारी जो भी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलाइज्ड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो ये क्या है कि हमारी जो कंट्री में क्या होता है, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको क्या दिया गया है कि प्रधान माना गया है। उसको क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी, और क्या है, कैसे हमारा जो गवर्नमेंट है लोकतांत्रिक है, अपने जितने भी वहाँ के अपने सिटीजन है उनको क्या सिक्योर करती है, सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको इकोनॉमिक पॉलिटिकल हेल्प करना, उनके थॉट्स को लिबर्टी एक्सप्रेस कैसे वो अपने करें, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ये सब हमारे किस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें कैसे रहना है या हम किस तरीके से काम करें, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, आप बाकी पढ़ लीजिएगा कि क्या है प्रीएम्बल। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब है फॉर्म हुआ, 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है,
इसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एजुकेशन में क्या रोल है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एजुकेशन के बारे में क्या क्या लिखा है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, कि हमारा कैसे कैसे हमारी एजुकेशन में काम करे गवर्नमेंट, ये सब बातें किस में लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इक्वल राइट देता है जो भी हमारे इंडिया में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 21A क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन। 21A क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन। आप समझ गए होंगे राइट टू एजुकेशन मतलब हर एक को राइट है एजुकेशन लेने का। तो आर्टिकल 21A क्या बताता है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। अब हमने क्या समझा कि हमारा आर्टिकल 21A क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन। क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन। वो हर एक बच्चे को क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है। कब तक, जब तक उनकी एज क्या कहाँ से हो, 6 to 14। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 21A क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन। ये हर एक बच्चे का राइट है कि वो एजुकेशन ले। इस एजुकेशन को देने के लिए स्टेट क्या करती है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मतलब हर एक बच्चे को फ्री में और हर एक बच्चे के लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी करती है। कब से कब तक, 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 21A। इसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बताता है कि जो हमारे, इसने एक प्रोविजन बनाया क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। इसने क्या किया कि जो हमारे बच्चे क्या होते हैं 6 साल से छोटे, बिलो द एज ऑफ 6, उनके लिए क्या प्रोविजन बनाया, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करी। 21A तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है, पर आर्टिकल 45 किसके लिए बनाया गया, जो हमारे बच्चे 6 साल से छोटे होते हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब उनको स्कूल में ही आप उनकी केयर भी करेंगे और साथ साथ उनको बेसिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है, 45। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 6 साल से कम बच्चों के लिए स्कूल में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 45 क्या प्रोविजन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। इसके बाद है आर्टिकल 51A के। आर्टिकल 51A के क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि जो भी नागरिक है या सिटीजन है इंडिया का, वो डिपेंड करता है कि वो उसका पेरेंट है या उसका गार्जियन है, तो वो क्या है, बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। कौन सी एज में, जब उसका बच्चा क्या हो, 6 to 14 ईयर। तो आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्जियन टू provide opportunity for education to his child as his case may be what between the age of 6 to 14 year। तो आर्टिकल 51A ने क्या कहा कि हम हर एक सिटीजन की क्या है, ड्यूटी है, अगर उसका बच्चा क्या है 6 से 14 साल के बीच में है तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को उसकी एजुकेशन प्रोवाइड, क्योंकि हर एक बच्चे का क्या है, एजुकेशन लेने का राइट है। हर एक बच्चे को एजुकेशन लेने की, तो उसको उस बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जिससे वो अपनी एजुकेशन ले। तो ये किसकी ड्यूटी है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो उस बच्चे का पेरेंट हो या उसका गार्जियन हो। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन है वो कब फॉर्म हुआ, कब बनाया गया, ये कमीशन बनाया गया 1964 to 66। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब हमने अपॉइंट किया, एक कमीशन फॉर्म करी, ये कब अपॉइंट करी, 14 जुलाई 1964। इस कमीशन का काम क्या था कि वो एक
एजुकेशन के लिए एक सिस्टम बनाए या पैटर्न बनाए कि कैसे कैसे स्कूल में बच्चा पढ़े। इसके लिए क्या है, इंडियन एजुकेशन कमीशन फॉर्म की कब 1964 टू 66, ये कब अपॉइंट किया गया, 14 जुलाई 1964 को। जो ये कमीशन है इसके हेड कौन थे, प्रोफेसर DS कोठारी, जो इस कमीशन के चेयरमैन थे। और इसमें दूसरे जो मिस्टर JP नेक थे वो क्या थे, एडवाइजर थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे। और इसमें क्या थे, 16 मेंबर थे, 16 मेंबर थे, जिसमें 11 के थे इंडियन एंड 5 क्या थे, फॉरेनर्स थे। तो हमने क्या समझा कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन है वो कब फॉर्म हुआ, 1964 टू 66। इस कमीशन को अपॉइंट किया गया 14 जुलाई 1964 को। इस कमीशन का काम क्या था कि वो क्या करे, एक नेशनल पैटर्न फॉर्म करे एजुकेशन के लिए, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए एक नेशनल पैटर्न फॉर्म करे कि हमारी एजुकेशन कैसे हो। इस कमीशन का ये काम था। इस कमीशन के जो हेड थे या चेयरमैन थे वो कौन थे, प्रोफेसर DS कोठारी, एडवाइजर थे मिस्टर JP नेक। बाकी जो उसके 16 मेंबर थे वो उनमें क्या थे, 11 क्या थे इंडियन एंड 5 थे क्या, फॉरेनर्स। इस कमीशन का क्या था कि वो एजुकेशन को कैसे रिकंस्ट्रक्शन हो, रीओरिएंटेशन हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, नेशनल ऑब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स में कैसे इम्प्रूव करे, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, बच्चे को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, एनरोलमेंट ऑफ पॉलिसी, कैसे पॉलिसी एनरोल करे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन का किन एस्पेक्ट, किन किन पहलू में काम करना था, एक तो एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन, कैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, रीओरिएंटेशन ऑफ द एजुकेशन, जो हमारा उसको पहले तो नया कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसका ओरिएंटेशन किया हमारे एजुकेशन का, नेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्म करे, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स में कैसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो भी बच्चों को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की, एनरोलमेंट पॉलिसी, और जो हमारी हायर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आती है उनको भी इस कमीशन के अंदर उन्होंने क्या बनाया, इसके लिए जनरल एस्पेक्ट बनाए। ठीक है, इसके बाद जो हमारे क्या है, ये जो रिपोर्ट सबमिट की वो एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन में 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। सबसे पहले की थी कि जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ लाइफ नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ नेशन, कि कैसे हमारे देश को, कैसे एजुकेशन सिस्टम की नीड है, कैसे बच्चा उसमें काम करे। सबसे पहले इस तरीके का उसने एक अपना रिपोर्ट सबमिट की। सेकंड क्या है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, कैसे हमारी एजुकेशन में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, और वो किस तरीके से स्टैंडर्ड को अचीव करे, ये रिपोर्ट में था। थर्ड वन क्या था कि कैसे हम अपनी मैन पावर, कितनी हमें इस एजुकेशन फैसिलिटी में मैन पावर की जरूरत है, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर हर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सब इस रिपोर्ट में लिखा था। ठीक है, जो हमारी कोठारी एजुकेशन कमीशन है वो क्या है, उस रिपोर्ट या उस कमीशन का क्या एम था कि एक तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, मतलब कि हम ऐसे क्या अपने एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करें कि हमारे क्या हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बच्चे नॉलेज है, मतलब किस तरीके से वो अपनी डेवलपमेंट हो, जिससे वो हमारा क्या हो, अपनी एक सिक्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसके लिए उसने क्या किया, साइंस एजुकेशन, वोकलाइजेशन, वर्क एंड एक्सपीरियंस, इस तरीके के प्रोग्राम बनाए कि अगर वो साइंस एजुकेशन, उसको साइंस की एजुकेशन दी तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा, साइंस से रिलेटेड उसकी नॉलेज बढ़ेगी तो उस फील्ड में वो आगे बढ़ेगा। दूसरा वोकलाइजेशन मतलब कि उसने क्या किया, इस रिपोर्ट में क्या था कि अगर हम सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन में क्या करेंगे, वोकलाइजेशन इन्वॉल्व करेंगे कि मतलब वो कैसे काम करे। इसके लिए क्या है, उसने एग्रीकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन, ये सब अगर बच्चे को उसकी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन में दी जाए तो इससे भी क्या होगा, हमारी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। वर्क एक्सपीरियंस, अगर बच्चा अपनी
एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करे, इंडस्ट्री में अपना वर्क एक्सपीरियंस करे। इंडस्ट्री में अगर वो एक्सपीरियंस करेगा, वर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके जो डेवलपमेंट होगा, उसकी एजुकेशन वो इम्प्रूव होगा। तो ये सब क्या था, रिपोर्ट में लिखा गया था कि हमारी एजुकेशन का एम क्या है, कि हम अपनी कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें और अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कैसे टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, हम मॉडर्नाइजेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। टू कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, बच्चे में सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को क्या करें, कल्टिवेट करें। तो ये सब क्या था, हमारे इंडियन एजुकेशन कमीशन में क्या था, रिपोर्ट बनाई गई थी कि हमें कैसे अपने एजुकेशन के एम को अचीव करना है। इसके बाद है कि जो हमारे एजुकेशनल प्रोविजन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला क्या है हमारा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट के फंड में रन हो रहा है, मतलब कि अगर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट क्या है स्टेट के पैसों पे चल रहा है, या उसका जो खर्चा है वो स्टेट उठा रही है, तो वो बच्चे उस स्कूल में क्या है कि बच्चे को कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या कहता है आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, स्टेट फंड के से अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोवाइड नहीं होते, कि बच्चे को कोई भी धार्मिक पढ़ाई या धर्म के बारे में आप नहीं पढ़ा सकते, अगर वो स्कूल क्या स्टेट के फंड पे चल रहा है। इसके और कुछ इंस्टीट्यूट क्या है, अगर वो अपने खर्चे पर चल रहे हैं, तो उनको ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को रोक नहीं सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि वो क्या है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस वर्शिप, भगवान की पूजा या वो भगवान की बातों में अगर इन्वॉल्व हो रहा है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, अगर स्कूल या इंस्टीट्यूशन स्टेट के फंड पे चल रहा है, तो वहां पे क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं हो सकते। पर अगर वो स्टेट के फंड में नहीं चल रहा है, वो अपने फंड में चल रहा है, तो वहां पे क्या है, बच्चों को क्या है, फ्रीडम है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या करता है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी है क्या है, एजुकेशन लेने की। आर्टिकल 30 क्या है, provides minority the right to establish and administer educational institute। आर्टिकल 38 में क्या है कि कोई भी अगर माइनॉरिटीज अपने उसको राइट देता है कि वो किसी भी एस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है। ये किसको मिला है राइट, माइनॉरिटीज को। किसमें, आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 45 आपने पढ़ लिया कि हर एक बच्चे को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कब से कब तक, 6 से 14 साल तक। इसके बाद है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है, ये क्या बताता है कि स्पेशल केयर टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 जो हमारे SC ST या कोई भी जो वीकर कमजोर पक्ष है उसकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करता है, हेल्प करता है या प्रमोट करने के लिए स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है। किसमें, आर्टिकल 46 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 337। आर्टिकल 337 किसके लिए है, एग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है किसकी एजुकेशन के लिए, एग्लो इंडियन कम्युनिटी। आर्टिकल 350A क्या है, ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द मदर टंग।
ठीक है, जो हमारी मदर टंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उसकी हेल्प के लिए, उससे रिलेट करने के लिए, मतलब आर्टिकल 350A किससे रिलेटेड है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मदर टंग से रिलेटेड, कि कैसे वहाँ पे मदर टंग यूज की जाए। आर्टिकल 350B में क्या है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, मतलब जो मतलब वो कम्युनिटी जिसमें भाषा, मतलब माइनॉरिटी मतलब कम, लिंग्वेज मतलब भाषा ही, मतलब जिनकी कम भाषा की, मतलब कोई ऐसी भाषा जिसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, उसके लिए स्पेशल ऑफिसर प्रोवाइड करता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 350B में। आर्टिकल 351 क्या बताता है? रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आर्टिकल 351 किसके डेवलपमेंट और प्रमोशन में प्रमोट करता है? हिंदी लैंग्वेज। एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इन आर्टिकल को दोबारा। आर्टिकल 28 क्या है? इसमें कंफ्यूज मत करना। आर्टिकल 28 में बस ये है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर स्टेट के फंड से रन कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस काम नहीं होगा। वहाँ पे आप कोई भी रिलीजियस वर्शिप या रिलीजियस बातें नहीं हो सकती। पर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, स्टेट के फंड से रन नहीं करा, तो वहाँ पे के बच्चों को क्या है, फ्रीडम है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं। उन्हें वो इंस्टीट्यूट बाध्य नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता रिलीजियस वर्शिप करने के लिए। आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आर्टिकल 30 क्या है कि ये क्या करता है? माइनॉरिटीज को राइट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है कि वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। कब से कब तक? 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 46 में क्या? आर्टिकल 46 स्पेशल केयर की बात करता है। किन के लिए? SC, ST या वीकर सेक्शन। कोई भी SC हो या ST हो या कोई भी वीकर सेक्शन हो, उसको उसकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात लिखता है। उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 337 क्या है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को उनकी एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 350A क्या है कि जो भी मदर टंग है, मदर टंग डिपेंड करती है कि कोई हिंदी है, कोई मलयालम, कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, तो ये क्या करता है? उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मदर टंग को फैसिलिटेट करने से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 350B क्या है? जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनको स्पेशल ऑफिसर प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 350 क्या है? जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको डेवलप और प्रमोट करने से रिलेटेड आर्टिकल है। आप सबको ये समझ में आया होगा होपफुली। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।